क्लास का छात्र मनीष खारी अपने घर से लापता हो गया था, लेकिन घर आने पर उसकी तबीयत खराब थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनिए इस मामले में नोएडा के डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है। वो किसी भी कंट्री के फॉरेन नेशनल स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनका थाना स्तर पर रजिस्टरमेंट हो, कहाँ रहते हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ हमें भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो नेशनल इंसिडेंट्स को लेके या इंटरनेशनल रिलेशनशिप की केमिस्ट्री को लेकर के हो, तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। उस लिहाज से थानों ने सूची बना रखी है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और जो घटनाएं हुई हैं उनमें कार्रवाई भी होगी और भी जांच जारी है। अगर कोई छूट भी गया होगा व्यक्ति। दरअसल 12वीं के छात्र मनीष की मौत के बाद उनके पिता ने इस मामले में 5 नाइजीरियन छात्रों के नाम पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट में क्या कुछ हुआ, इसी पूरी घटना पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घर का चिराग जब बुझ जाता है तो उससे बड़ी चोट उसके परिवार के लोगों के लिए नहीं होती। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में सामने आया है, जहां पर एक घर का चिराग बुझ गया और पीछे छोड़ गया अपने माता पिता को, जो फिलहाल ये यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनकी आंखों का नूर, जिससे उन्होंने कई उम्मीदें लगा रखी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। 24 मार्च की रात किरण पाल के परिवार पर गाज बनकर गिरी, जब उनका जवान बेटा रात में घर से लापता हो गया। इसके बाद 25 मार्च को मनीष अपनी सोसाइटी के बाहर बेहोशी की हालत में मिला। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। वहीं मनीष के पिता का आरोप है कि नाइजीरियन छात्रों ने उनके बेटे को ड्रग्स की ओवरडोज देकर हत्या कर दी है। इस मामले के बाद स्थानीय लोगों और नाइजीरियन छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले को तूल पकड़ने के बाद विदेश मंत्रालय भी हरकत में आया। मंत्रालय ने नोएडा पुलिस प्रशासन से इस संबंध में फौरन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पुलिस अधिकारियों ने नाइजीरियन दूतावास के अधिकारियों और नाइजीरियन छात्र एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ इस मामले पर मीटिंग की, जिसमें वहां के स्थानीय नागरिक भी थे। पुलिस का कहना है कि मनीष की मौत अनजान कारणों से हुई है। वहीं दूसरी तरफ अपने बुढ़ापे का सहारा खो चुके माता पिता ये मांग कर रहे हैं कि नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करे। अपनी मांग पूरी कराने के लिए 27 मार्च को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मॉल के पास घूम रहे कुछ नाइजीरियन छात्रों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने हमला करने का केस दर्ज किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि उनको दुख है कि ये मामला नस्लीय हिंसा का रूप लेता जा रहा है। जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ अब मनीष के माता पिता और परिवार वालों के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज भी दरवाजे पर होने वाली आहट मनीष की मां को उसके होने का एहसास दिला रही है। सुनैना सिंह, सुदर्शन न्यूज। दरअसल लगातार नाइजीरियन युवकों पर जिस तरीके से हमला हुआ, इसी एंगल से, इसी तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लेकिन क्या ग्रेटर नोएडा में हुआ कोहराम इससे भी कुछ अलग है? दरअसल सवाल यह है कि आखिर 12वीं क्लास के एक छात्र की मौत कैसे हो जाती है, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि जो स्थानीय लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं नाइजीरियन युवकों को लेकर, क्या
उसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पूरे मामले का या इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ एक पहलू ही सामने रखा जा रहा है? और अगर इसमें कोई दोषी है, चाहे वो नाइजीरियन युवक हो या स्थानीय लोगों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से उठाया गया है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पूरे मामले को सही तरीके से जांचा परखा जाए, या फिर एक ही पक्ष को क्यों बार बार सामने रखा जा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में परेशानी कहां पर है, समस्या क्या है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अफ्रीका में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, बेहतर तरीके से वहां की समस्याओं को, और यहां पर जिस तरीके से अफ्रीकी लोगों का आगमन होता है, वो जो छात्र यहां पर आते हैं और उसके बाद अक्सर जो देखा जाता है कि वो यहीं के होकर रह जाते हैं, यहीं पर ज्यादातर जो है उनका रहना रहता है। उन तमाम चीजों को लेकर बेहतर तरीके से जेके त्रिपाठी साहब जो हैं जानते हैं। जेके त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। दरअसल हम इस खबर को जिस तरीके से देख रहे हैं या इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बार बार एक ही तरीके से इस खबर को समझने की कोशिश की जा रही है कि अफ्रीकन या नाइजीरियन जो हैं वो भारत में हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है। लेकिन क्या एक समस्या जो वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से उठाई जा रही है, या वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जिस ओर इशारा किया जा रहा है कि एक 12वीं क्लास के छात्र की ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है, ठीक है, ये कानूनी पहलू है या ये इसकी जांच का विषय है कि ये मौत कैसे हुई, लेकिन जो वो समस्या उठा रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, किसी की भी मृत्यु हो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसजनक होती है, ये बात तो है। और मेरे लिए ख़ास तौर से इस तरह इसलिए कि वो एनर्जी कॉलोनी जिसका वो लड़का रहने वाला था और जो नाइजीरियंस थे जो जहाँ रहते थे, वो हमारी कॉलोनी के ठीक बाद में है जी। लेकिन समस्या देखिए ये है कि ये इस घटना को इतना भयंकर मोड़ दे दिया गया, इतना बड़ा रूप दे दिया गया, इसमें दोनों पक्षों की गलती है। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि इसमें सिर्फ स्थानीय लोगों ने जो कहा था वो पूरी तरह सही था, या जो नाइजीरियंस कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है। देखिए, ड्रग्स की बात जहाँ तक है, आप जैसा कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नाइजीरियंस ही नहीं, कई अफ्रीकी छात्र स्कॉलरशिप पर या सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम पर यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो वीसा खत्म होने पे भी रह जाते हैं। जैसे इस केस में शायद 2 या 3 ऐसे लोग पाए गए जो वीसा खत्म होने पे भी यहाँ रुके हुए हैं अपना वीसा रिन्यू किए बिना, जो कि इलीगल है। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक ये भी देखना होगा कि इनका कल्चर, इनकी संस्कृति, इनके रहन सहन का ढंग हमारे रहन सहन, हमारी संस्कृति से अलग है जी। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे अलग है वो बुरा ही है। हम जनरलाइज कर देते हैं कि अफ्रीकन को हम काला कह के कि काला है और इसलिए ख़राब है, क्योंकि गोरे यूरोप के गोरे ब्रिटिश हमें। त्रिपाठी साहब, क्या आपको लगता है कि यही मूल वजह है, या वहां के स्थानीय लोग जिस ओर इशारा कर रहे हैं, और जैसा आपने भी यहां पर जिक्र किया कि जरूर वहां से छात्र आते हैं, और दरअसल मैं उन समस्याओं की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं जिसमें अक्सर जो धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, चाहे वो लॉटरी सिस्टम को लेकर हो या ड्रग्स के जो तमाम मामले हैं जिसमें नाइजीरियंस या अफ्रीकन्स के जो लोग हैं वो संलिप्त पाए जाते हैं। क्या जो स्थानीय लोग समस्या उठा रहे हैं ये उससे जुड़ी हुई नहीं लगती है? देखिए, उससे जुड़ी हुई तो है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि ये जनरलाइज करना, इसका सामान्यीकरण करना कि हर अफ्रीकी खराब होता है जी, वो नहीं ठीक है। फिर जैसे अभी किसी ने, शायद स्थानीय लोगों में से किसी ने कहा कि ये जो लड़के थे ये नरभक्षी थे, तो देखिए बिल्कुल न मानने वाली बात है, क्योंकि नाइजीरिया में तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि नरभक्षी कोई भी जाति नहीं बची है। अफ्रीका में सिर्फ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कुछ समय पहले तक एक कोई उपजाति थी जो नरभक्षी थी, अदरवाइज अभी ऐसा नरभक्षी का कोई वहाँ पे कंसेप्ट नहीं रहा है जी। मैं सोचता हूँ इसके मूल में कारण क्या है कि इसके मूल में 2 भिन्न संस्कृतियों में एक दूसरे के प्रति जानकारी का भयंकर अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है। हम किसी भी अफ्रीकन को देख करके उसको हम ये कह देते हैं कि ये काला है, ये इससे चूँकि हमारी चमड़ी का रंग नहीं मिलता इसलिए एक सिरे से हम सबको ख़राब मान लेते हैं। उसी तरह से वो लोग भी ये सोच करके मान लेते हैं कि ये लोग जो हैं अपने को सुपीरियर मानते हैं, या ये लोग जो हैं, जैसे हमें अंग्रेज कहते थे कि
सांप बजाने वाले मदारी, बंदर नचाने वाले और रस्सी चढ़ने वाले जादूगर हैं जैसे फ्रेंच करते थे, वैसा मान लेते। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि दोनों मुल्क नहीं बल्कि दो महाद्वीप के बीच में ये जानकारी का अभाव एक दूसरे के बारे में, और इसको दूर करने के लिए सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए। अगर कोई भी अफ्रीकन हमारे यहाँ के लिए वीज़ा लेता है तो उसको कायदे से एम्बेसी या दूतावास में उसको ब्रीफ किया जाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जब वो यहाँ आता है जी दरअसल जब जी त्रिपाठी साहब, दरअसल जो कई समस्याएं या जो कई विवाद सामने आए हैं या फिर जो तमाम मसले सामने आए हैं, कुछ घटनाएं जो हुई हैं नाइजीरियंस को लेकर, मुझे लगता है शायद उसके बाद ये परसेप्शन बनता हुआ नजर आता है। जो घटनाएं जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो या वो धोखाधड़ी को लेकर हो, ये आपका कहना सही है और हम भी इस बात को मानते हैं कि नाइजीरियंस या सबको एक ही चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई भी नाइजीरियन है या कोई भी ब्लैकिश है वो उसी तरीके का होगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अभी हम भी यही कहते हैं, लेकिन नाइजीरियन जो इस तरीके की घटनाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बाहर से या वो छात्र जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनमें अगर इस तरीके की घटनाओं से जुड़ा हुआ किसी को पाया जाता है तो उसमें ज्यादातर मामले कहीं ना कहीं नाइजीरियंस या अफ्रीकन्स के हैं। और क्या इसकी वजह से यह परसेप्शन बना है, और साथ ही साथ मुस्लिम जो नाइजीरियंस हैं उनकी संख्या ज्यादा है? देखिए, मुस्लिम या और क्रिश्चियन होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको शायद याद होगा कि इस घटना में नाइजीरियंस इन्वॉल्व हैं और 2-3 और घटनाओं में थे। लेकिन जब खिड़की एक्सटेंशन की घटना हुई दिल्ली में, उसमें युगांडन इन्वॉल्व थे। उसके बाद कहीं और की घटना में घाना के लोग इन्वॉल्व थे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि युगांडन में हमारी पुलिस का नहीं बल्कि हमारी आप गवर्नमेंट के मंत्रियों का बहुत ही शर्मनाक व्यवहार रहा है। घाना के लोग जो इन्वॉल्व थे उसमें भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद घाना में भारतीयों के प्रति प्रदर्शन हुए थे और 1-2 को हिंसा का भी शिकार होना चाहिए था। तो ये दो देशों के बीच में तनाव न बढ़े, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं जैसे ये कह रहा था कि अगर कोई छात्र, वो अफ्रीका का हो या कहीं का भी हो, अगर यहाँ आता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी शिक्षा संस्थान में भर्ती के लिए, पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो शिक्षा संस्थान का ये दायित्व बनता है कि जैसे साल के शुरुआत में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वैसे ही मतलब दूसरे कल्चर के लोगों को और भारतीय छात्रों को मिल बैठ करके उनको एक दूसरे के बारे में बताना, जानकारी देना, ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, ताकि कोई भ्रम की गुंजाइश न रहे, कोई गलतफहमी न रहे। इसके बाद आता है कि अगर कोई विदेशी छात्र यहाँ रहने आता है, तो जैसे कि हमारी ये सोसाइटीज़ के बॉडीज होती हैं, वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं जी, उनको भी ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अपने से परिचय कराएं, अलग थलग न रखें, ताकि न वो अकेला अपने को महसूस करे, ना हम लोग उनको अकेला महसूस होने दें, ताकि उससे एक दूसरे के बारे में जानकारी अधिक। ठीक है। और तीसरी और आखिरी सबसे चीज ये होती है कि अगर कोई घटना हो रही हो तो ऐसे पुलिस को या प्रशासन को चाहिए कि घटना न हो, और अगर घटना हो चुकी है तो उस पर तुरंत ही त्वरित कार्रवाई और पर्याप्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो घटना बड़ी होकर विस्फोटक। जी त्रिपाठी साहब, प्रशासन जरूर कह रहा है इसमें कार्रवाई की। मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनवा देता हूँ, क्या कुछ डीएम ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर? दोनों तरफ एक दूसरे में छोटे छोटे कंफ्यूजन्स थे। उस कंफ्यूजन्स के बारे में ही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ग्रेटर नोएडा लेवल पर भी और माइक्रो लेवल पर भी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स और जिन इंस्टीट्यूट्स में या इंस्टीट्यूशंस में ये फॉरेन नेशनल जुड़े हैं उनके साथ मीटिंग्स होगी, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही जो पक्ष हैं उनके बीच में जिस तरह की गलतफहमियां हैं या फिर जो कुछ स्थिति है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व राजनयिक और अफ्रीकी मामलों के जानकार, लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, ये ठीक है, आपने कहा कि ये ईसाई, क्रिश्चियन या मुस्लिम का मसला नहीं है। दरअसल जो मैं जानना चाह रहा था कि नाइजीरियंस, या फिर अगर इस मामले की बात कर रहा हूँ, इसमें 5 जो नाइजीरियंस हैं जिनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तमाम मुस्लिम हैं, एक पक्ष। और दूसरा, जब यहाँ पर कोई भी नाइजीरियन छात्र जब यहाँ पर आता है
अगर उसमें से कुछ लोग यहीं के रह जाते हैं, जैसे यहां पर इस मामले में निकलकर सामने आया है, जिनका वीजा जो है एक्सपायर हो चुका है, क्या हमारे पास इस तरीके का कोई कानून है जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके या उन्हें वापस जो है उनके देश पहुंचाया जा सके? क्या इस तरीके का कोई कानून है? जी देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कानून है, क्योंकि ऐसे लोग जो लिमिटेड पीरियड के वीज़ा के लिए आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फॉरेन नेशनल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, FRRO, उनके यहाँ इनको अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है और एक निश्चित समय के बाद उन्हें रिपोर्ट भी करनी पड़ती है। अब इन सब मामलों में अगर FRRO की ये जिम्मेदारी बनती है कि FRRO एक निश्चित समय के बाद, उसके पास डेटा बैंक होता है, एक निश्चित समय के बाद ये देखे कि ये आदमी जिसका कि वीज़ा इस तारीख को एक्सपायर हुआ, ये अभी है या नहीं है, इनको इमिग्रेशन काउंटर्स पे भेजे तो इससे जानकारी मिल सकती। तो इसमें हमें ये जो कोऑर्डिनेशन है FRRO और इमिग्रेशन सेंटर का, इसको हमें और पुख्ता करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कुछ साल पहले ये निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि विदेशों में जो भी विदेशी हमारे दूतावासों में या वाणिज्यिक दूतावासों में वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसको वीज़ा देके तुरंत ही एक ग्रैंड सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि वो आदमी जब यहाँ पे उतरे तो हमारे इमिग्रेशन वालों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले से पता रहे कि ये आदमी इस तारीख को आ रहा है, इस फ्लाइट से आ रहा है, और उसको वहीं पे चेक कर सकते हैं, ऐसे ही जाने वालों के लिए। लेकिन ये चीज़ें अभी पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जी त्रिपाठी साहब, मैं इस मामले में अगर, क्योंकि हमें दोनों घटनाओं को देखना है, दोनों का परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें, एक तरफ वो लोग हैं जो स्थानीय हैं, जो ये सवाल कर रहे हैं कि नाइजीरियंस की वजह से वहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, अफ्रीकन्स की वजह से वहाँ पर जो है माहौल बिगड़ रहा है, और जो उनके आरोप हैं, एक पक्ष वो, और दूसरा जो लगातार, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, जिसमें कहा जा रहा है कि नाइजीरियंस अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत के अंदर। क्या इतना सीरियस मैटर आपको लगता है? देखिए, अभी तो इतनी सीरियस नहीं हुई है बात, और अच्छा है कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि नोएडा के डीएम ने कहा, नोएडा के डीएम ने, कि गवर्नमेंट ने इतने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिससे ये परेशानी ना हो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, ये catch-22 सिचुएशन ना हो जी। जैसे हमारे यहाँ जो बंजारे हैं या यूरोप में जो जिप्सीज हैं जी, परसेप्शन ये है कि बंजारे जो हैं वो आते हैं, अपना जो गाड़ियार लोहार या जो लोग आते हैं वो अपना कहीं कुछ दिन रहते हैं, चोरी लूटपाट की घटनाएं करते हैं और चले जाते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि हमें मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जाता, हमें काम नहीं दिया जाता। मुख्य धारा के लोग कहते हैं कि उनको काम कैसे दिया जाए, क्योंकि वो चोर होते हैं बाय नेचर। तो ये जो बीच में परसेप्शन की कमी है, परसेप्शन की खाई है, और उसके साथ ही साथ यह है कि इन दोनों तरह के लोगों के बीच में कि पहले क्या किया जाए, पहले कौन स्टेप उठाए, इस बारे में जो ऊहापोह है वो खत्म होनी चाहिए जी। वो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसका उपाय तो यही है कि दोनों पक्षों को मिल बैठ के एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाए, ताकि समस्या उभरे ना। और एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि इस मामले को टिल्ट करने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से इसे रखा जा रहा है, मामला उस परिप्रेक्ष्य का नहीं है? कम शब्दों में जी, दोनों पक्षों की ओर से ऐसी बात हुई है जी। जैसे अब जो स्थानीय लोगों की ओर से मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो नरभक्षी होते हैं जी, और नाइजीरियन भी, अगर 5 नाइजीरियंस पे हमला हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे नाइजीरियंस सुरक्षित हैं। बिल्कुल, वो भी जनरलाइज नहीं किया जा बिल्कुल वो भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल मसला जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि भारत के अंदर नाइजीरियन जो हैं सुरक्षित हैं या नहीं, जिस तरीके से इस पूरे मामले को बदलने की कोशिश की गई, सवाल ये भी है कि क्या स्थानीय लोगों की तरफ से जो सवाल खड़ा किया जा रहा है ड्रग्स को लेकर या उन तमाम गैर कानूनी कामों को लेकर जो अफ्रीकन या नाइजीरियन जिसमें लिप्त पाए जाते हैं, क्या उस पर भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक ही पक्ष को सुना जाएगा? सवाल यह है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।